हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अश्विन सर की क्लास। मैं अश्विन सर आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। उसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो सेकंड पार्ट में हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग यह सीखेंगे कि एक नंबर्स दिया रहेगा और उसको प्रूव करना रहेगा कि क्या वो नंबर इरेशनल है, क्या वो नंबर अपरिमेय संख्या है, यह हमें प्रूव करना रहेगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है कि √3 उसके पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, वह क्या होती है। परिमेय संख्याएं होती है वो p/q के फॉर्म में होती है। p/q मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर के फॉर्म में होती है, उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ऐसा कैसा, फिर जो अंश बटे हर के फॉर्म में, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं होगी, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। तो हमारा क्वेश्चन है कि √3 सिद्ध कीजिए कि, हमारा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमें प्रूव करना है, यह हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, कि जो √3 है वह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इसका अपोजिट लेके चलेंगे। इसका अपोजिट किसका, अपरिमेय संख्या का अपोजिट। तो अपरिमेय संख्या का अपोजिट क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो वह हम लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे कि जो √3 है वह एक परिमेय संख्या है। तो अगर उसका अपोजिट लेके चल रहे हैं, परिमेय संख्या बोल रहे हैं, तो परिमेय संख्या की जो कंडीशंस होती है वो सारी उसको फुलफिल करना चाहिए। तो वो तभी जाके वो परिमेय संख्या कहलाएगी, रेशनल नंबर कहलाएगा। ओके, तो हम इसका अपोजिट लेके चल रहे हैं, तो वो हमें लेट करना पड़ेगा। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और कैसी परिमेय संख्या है, तो √3 a/b, मतलब a/b के फॉर्म में है। कौन, √3। ऐसी हमने इसको एक परिमेय संख्या बना ली है, मतलब ऐसी परिमेय संख्या एक लेट कर ली है। तो आप परिमेय संख्या को b/q के फॉर्म में क्यों, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो p/q के फॉर्म में होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो √3 हो गया a/b, वेयर जहाँ b ≠ 0, जहाँ पर b कभी भी 0 नहीं होगा। उसी के साथ में जहाँ a और b में a और b सहभाज्य गुणनखंड है, सहभाज्य गुणनखंड है, सहभाज्य गुणनखंड है। अब ये सहभाज्य गुणनखंड क्या होता है, सहभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिसमें केवल एक ही, दोनों मतलब ऐसा पेयर जिसमें केवल एक ही डिवाइड करता हो, मतलब a और b को केवल और केवल एक ही डिवाइड करेगा। ऐसा हम लोगों ने a और b को लिया है, क्लियर। तो अब a और b को केवल एक ही डिवाइड करेगा, एक ही विभाजित करेगा, ऐसा हमने लेट किया है, क्लियर है। तो अब आगे बढ़ने के बाद हम क्या करेंगे कि ये √3 लिखा हुआ है और इक्वल टू में है a/b। तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, तो √3 का भी स्क्वायर करेंगे, a/b का भी स्क्वायर करेंगे।
तो क्या होगा, जब स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 3 का तो अंडर रूट हट जाएगा, किससे, स्क्वायर पावर 2 से अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना रिमेनिंग बचेगा, 3 आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की भी पावर 2 हो जाएगा एंड b की भी पावर 2 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये b स्क्वायर को इधर मैं ऊपर भेज दूंगा और 3 को डिवाइड में भेज दूंगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइड 3, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ मैंने कैसे लिखा है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया है। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम ये करेंगे, इसको देखेंगे, तो इससे देखने से हमें यह पता चलता है कि जो भी संख्या डिवाइड में रहती है तो उसका क्या काम रहता है, जो उसके ऊपर संख्या है उसको डिवाइड करना। तो जो 3 रहेगा वो किसे डिवाइड करेगा, a स्क्वायर को। अब 3a स्क्वायर को तो डिवाइड करेगा, उसके साथ में सिंगल a को भी डिवाइड करेगा, कौन, 3। तो ये हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, 3a स्क्वायर को विभाजित करता है तब 3a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ तक 3a को भी विभाजित करेगा। अब इसका क्या मतलब है कि a की डिवाइड में 3 होना चाहिए, तो वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिखाई देगा आप लोगों को। हाँ, तो a की डिवाइड में कौन होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जब मैं a, सपोज कि a कोई संख्या है उसको 3 डिवाइड कर रहा है, सपोज a 12 है और उसको कौन डिवाइड कर रहा है, 3, तो 3 की टेबल ऐसे बोलनी है कि 12 आ जाएगी। हाउ मेनी टाइम, 4 टाइम में इसको डिवाइड कर देगा। तो 4 जो मिला वो एक नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर मुझे मिला। तो ऐसा कैसा, a को अगर 3 डिवाइड करेगा तो एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा, कांस्टेंट नंबर को मैंने बोला c। अब अगली स्टेप में क्या करूँगा, मैं ये 3 को इधर मल्टीप्लाई में भेजूंगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3c। क्लियर है यहाँ तक, तो ये a की वैल्यू आ गई है। अब a की वैल्यू आ गई है तो उसका हम क्या करेंगे, यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को कि a की वैल्यू निकाली है। अब a की वैल्यू को मुझे कहाँ पुट करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट में। a की वैल्यू को कहाँ पुट करूँगा मैं, या कहाँ रखूँगा, इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये बाकी चीज़ मुझे रफ करना पड़ेगी, वो मैं रफ कर देता हूँ। तो ये मैंने इसको रफ कर दिया। तो ये तो ये a की वैल्यू आ गई है। अब ये a की वैल्यू को उठा के मैं कहाँ रखूँगा, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट मुझे लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइड 3। ये अपना है इक्वेशन फर्स्ट। इसमें मैं वैल्यू रख रहा हूँ, किसकी रखूँगा, a की। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a की प्लेस पर कितना रखूँगा, 3c। अगर सिर्फ a रहता तो मैं 3c लिख देता, बात खत्म हो जाती, 3c लिख देता। बट यहाँ पे a स्क्वायर है तो 3c का स्क्वायर करना पड़ेगा एंड डिवाइड में 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब अकेला 3 रहता तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है किसी का भी स्क्वायर, मतलब उसको मल्टीप्लाई में उतनी बार लिखना। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, क्लियर है। तो 3 को 2 टाइम लिखना पड़ेगा। क्यों 2 टाइम लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 की पावर 2 है, तो 3 को 2 टाइम लिखना पड़ेगा, और वो भी मल्टीप्लाई में। तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 9। और अकेला c रहता तो c का स्क्वायर हो जाता, c तो कांस्टेंट नंबर है तो उसे तो c लिख सकते हैं। तो ये लिखा मैंने c का स्क्वायर। डिवाइड में तो 3 है तो वो तो रहेगा, ये 3 आ गया डिवाइड में। अब ये 3 की टेबल ऐसा बोलो, ये 3 से 9 कैंसिल हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, आप लोगों को भी ये दिखाई दे रहा होगा। तो इसको अब कैंसिल करना है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कितनी बार कैंसिल हुआ, 3 टाइम। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3c स्क्वायर। फिर आगे बढ़ो। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, c स्क्वायर और 3 दोनों आपस में मल्टीप्लाई में जुड़े हुए हैं,
तो हमें कैसे पता चला कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में जुड़े हुए हैं? हमें ऐसे पता चला, कोई भी अगर दो नंबर्स दिए हुए हैं, ये कांस्टेंट नंबर है, c क्या है? कांस्टेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो ये कांस्टेंट नंबर है और ये भी कांस्टेंट है। इन दोनों के बीच में कोई सा भी साइन नहीं है, कोई सा भी चिन्ह नहीं है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह होगा? मल्टीप्लाई का ही होगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है। ओके, अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो बी स्क्वायर डिवाइड में 3 आ जाएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये 3 का क्या काम है? 3 का ये काम है, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर के डिवाइड में 3 था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी इसका बी 3 का क्या काम है कि ये डिवाइड में है तो ये बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3b को भी विभाजित करेगा। ये इसका मतलब है। क्यों करेगा? क्योंकि डिवाइड में लिखा है, तो बी स्क्वायर को अगर कर रहा है तो सिंगल बी को भी विभाजित करेगा। कौन? 3 विभाजित करेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, सॉल्यूशन स्टार्ट किया था कि 3a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे हमने देखा कि 3b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3b को भी डिवाइड करेगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि a और b दोनों को 3 डिवाइड कर रहा है। तो ये हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब इसके बाद में मैं इसे रफ कर रहा हूँ। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार A और B दोनों को विभाजित करता है परंतु हमने माना था कि A और B सअभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है जो कि विरोधाभास है। ये विरोधाभास क्या होता है? विरोधाभास का मतलब होता है कि हमने बोला था कि a और b सअभाज्य गुणनखंड है, मतलब a और b को केवल एक डिवाइड करेगा, एक विभाजित करेगा। परंतु हमने जब सॉल्व किया तो हमें यह पता चला कि a और b को 3 भी विभाजित करता है, a और b दोनों को 3 विभाजित करता है, यह हमें पता चला है। तो परंतु हमने तो ये हमारा क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। विरोधाभास मतलब किसी का भी विरोध करना गलत हो गया है, तो ये हमारा विरोधाभास हो गया। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो बच्चों मेरे द्वारा आपको √3 एक अपरिमेय संख्या है, यह क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया है। ये 4 मार्क्स का आता है।
4 या 3 मार्क्स का आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी ईयर का आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए, आपको इस टाइप का क्वेश्चन 101% मिलेगा। इस बार भी ये एग्ज़ाम में आना बिल्कुल 101% है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा और आप अपने दोस्तों के साथ में मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।